जी हाँ, स्टार्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम एक शाम साहित्य के नाम कार्यक्रम में, जहाँ पे आज हम फिर मिले हैं एक नए मेहमान के साथ, एक नए साहित्य साधक के साथ। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, डॉक्टर चंद्रदत्त शर्मा जी का हमारे पटल पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे आज के मेहमान हैं, वो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, शिक्षक हैं, और बहुत उनका योगदान रहा है साहित्य में, बहुत योगदान है इनकी। 22 किताबें जो हैं वो आ चुकी हैं, और स्टेट लेवल पर भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो हम बहुत बहुत खुश हैं कि आज हमारे बीच में इतने अच्छे मेहमान आए हैं। तो बहुत बहुत मैं एक बार धन्यवाद सबसे मैडम। आपका स्वागत करना चाहती हूँ। शब्दों से जो दीप सदा मन आंगन में जलाते हैं, शब्दों से जो दीप सदा मन आंगन में जलाते हैं, भावों के उपवन में नव सुमन निरंतर खिलाते हैं, ऐसे साधक का हम सब हृदय से अभिनंदन करते हैं, जो अपनी लेखनी से युग के पथ को आलोकित करते हैं। बहुत 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 स्वागत। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी सर, आप सबसे पहले तो थोड़ा सा अपना परिचय जो है वो हमारे जी दर्शकों को दीजिए। जी। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रदत्त शर्मा, चंद्र कवि उपनाम है मेरा। और जो है रोहतक के पास ब्राह्मणवास गांव में मेरा निवास है। मैं हिंदी प्रवक्ता हूँ। ये है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गढ़वाल, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। जी सर। और मेरी अब तक जो है 24वीं पुस्तक छप रही है अब। और जी इसके अतिरिक्त 10 साझा संग्रह निकाले हैं, संपादन किया है मैंने। जी इसके अलावा 50 से अधिक पुस्तकें जो है सृजित है मेरी, लेकिन छपी अभी 24वीं पुस्तक भेजी हुई है मैंने। और जो है इसके अतिरिक्त जो आकाशवाणी रोहतक से मेरा काफी लगाव रहा है। जब मैं बीए फर्स्ट में था तब जाता रहा हूँ, और लगातार निरंतर रहा है। उसके हरियाणा में जो हिसार दूरदर्शन है उससे भी जुड़ा रहा हूँ। इसके अलावा जो है जो 2000 जो है 14 के लास्ट में मैंने रजिस्टर्ड किया था शैली साहित्यिक मंच बिटिया के नाम से, जी सर। उसका मैं अध्यक्ष और संस्थापक हूँ। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मैं मंचों पर जाना चाहता था लेकिन अवसर नहीं मिल रहा था। तो जी सोचा क्यों न औरों को भी अवसर मिले और हमें भी अवसर मिले, तो इसलिए हमने अपने सहयोगी से और रजिस्टर करवाया। इसके बाद जो है जो नए साहित्यकार थे, नवांकुर थे, उनको जोड़ा गांव गांव घूम के शहरों से। और इस तरह से धीरे धीरे कारवां बना और हजारों लोगों को जोड़ा। साहित्य के लिए साहित्य सम्मान शुरू किया, भाई की याद में, पिता की याद में, माता की याद में, ताऊ जी की याद में। इस तरह से 5 साहित्य सम्मान मैं प्रतिवर्ष करता हूँ। इसके अलावा जो है बाल प्रतिभाएं, जैसे विद्यालय में मैंने 10-12 बच्चों को लिखना सिखाया, कविताएं आदि। पहले स्कूल में, दूसरे स्कूल में भी बच्चे लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहा है, कोई कविता लिख रहा है। तो संस्कार डालने की कोशिश है मेरी कि बच्चे कहीं आगे जा करके अपने साहित्य को, समाज को एक नई दिशा दें। इसलिए जी। मैं प्रयास करता रहता हूँ। और 14 सितंबर को भी मैं जो है व्याकरण प्रतियोगिता करवाता हूँ, ताकि बच्चों में जो है हिंदी के प्रति जागरूकता हो और अच्छी वर्तनी हो और अच्छा साहित्य निकले। ये मेरा प्रयास रहता है। तो बाल प्रतिभाएं भी मैंने जो है 50-60 प्रतिभाओं को सम्मानित करता रहता हूँ मैं हर वर्ष, तो सर, मेडल से। आपका जो साहित्य की ओर पहला कदम कब और जी जी किन परिस्थितियों में बढ़ा? जी, बिल्कुल। आपका प्रश्न बहुत ही जो है गहन चिंतन के लिए, और जो है एक मुख्य प्रश्न है आपका। इसका पहला चरण ये है कि जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, तो पहले तो क्योंकि पैतृक संस्कार भी रहे हैं, मेरे पिताजी जो है लोक कवि और भजनी रहे हैं। म्यूजिक के जैसे हरियाणवी में घड़वा होता है, बेंजो होता है, हारमोनियम होता है, ये बजाते थे और लोगों को भी सिखाते थे। तो जी वहां से भी हम सुनते थे, बचपन में कहते थे कि पिताजी ये धुन बजाओ, ओम जय जगदीश लगाओ, या नागिन फिल्म का ऐसे गीत बजाओ। तो वहां से भी शुरुआत थी। लेकिन
जब मैं 5वीं कक्षा में आया तो मैथिली शरण गुप्त की मातृभूमि कविता जो थी, उसमें मैंने जो है हरियाणवी उसको परिवर्तन करके अनुवाद करके उसको गाया। 5वीं में था मैं तो, और तो कोई साधन नहीं था। जो साथी थे उन्होंने अपने बस्ते को बजा बजा करके ध्वनि संगीत दिया। तो वहां से भी उसके बाद जो है 8वीं कक्षा में आया मैं, और ये जो हेडमास्टर साहब थे रमेश चंद्र जी, उन्होंने कहा कि जो है घर पर प्रस्ताव लिखिए, निबंध लिखिए। तो वहां जी। से कल्पना शक्ति निकली। तो मैंने सोचा कि आदि मानव भी घर में रहता था और जो है गुफाएं थी। फिर धीरे धीरे सोचता गया तो सोचा कि लकड़ी पत्थर से घर नहीं बनता, संस्कारों से भावनाओं से घर बनता है। तो इस तरह से मैं प्रथम आया पूरे स्कूल में, तो निबंध में 8वीं कक्षा में। 9वीं में आते आते और कल्पना शक्ति जगी, और जो है ना कुछ कहानियां गल्प लिख करके मैं वो शरारत रूप में जो है किसी के बैग में डाल देता, किसी पर कहानी लिख करके। ऐसे ही कहीं जो पट्टी मिलती मुझे स्कूल के चारों तरफ, वो अच्छी बातें नोट कर लेता। तो बड़े बड़े विद्वानों की, महापुरुषों की कहानियां पढ़ता। बीए में आया तो मैंने जो है ना पहली रचना मेरी थी गौरव गाथा। तो उसको गौड़ स्कूल था जो हमारा कॉलेज था, उसमें मैंने जो है भेजी पत्रिका के लिए। इसके अलावा जी। आकाशवाणी से भी जाता रहा हूँ। और इस सबसे बड़ी क्या है कि गांव में जब भी मैं तालाब के पास बैठता तो लोगों को सुनाता। और जी। मेरी हालांकि जो है पशु भी गायब हो जाते थे। तो ऐसे जो है ना करता रहा, और धीरे धीरे कारवां बढ़ता रहा। मंच की भी स्थापना की और लोगों को भी साथ में जोड़ा। तो सर आपने जैसे चंद्र कवि जो आपने अपना साहित्यिक जी नाम जी जी। रखा है, तो उसके हाँ, पीछे इसकी आपकी भी एक क्या रोचक विषय है, बिल्कुल है। तो पहले तो मैं इंसान लिखता था। एक कृति में लिखा है मैंने शुरू वाली में, दर्पण पुस्तक थी मेरी, सबसे पहली मेरी भारत भूमि पुस्तक थी, जो जी। मैंने 1996 में प्रकाशित करवाई थी। जी। तो इससे पहले जो है कि एक लड़का था हमारे पड़ोस में, वो क्या करता था कि क्योंकि पता था पूरे गांव को ये लिखता है, मैं गांव के लोगों पर भी लिखा, अपनी गली पर, अपने गांव के पूरे जो है लिखता रहता था, हरियाणवी में भी हिंदी में भी। और जो है इस कारण से वो मुझे कवि कहते थे, कोई कविराज कहता था, लेकिन एक लड़का क्या था वो चंद्र कवि कहता था मुझे। और वो गा कर गाता था, चंद्र कवि की तर्ज निकालता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो काफी नजदीकी था वो मेरे। तो वो मैंने कई नाम रखे, लेकिन यही लास्ट में फाइनल किया कि चंद्र कवि के नाम से लिखा जाए। जी सर आपने अभी तक जो है 50 पुस्तकों के सृजन की इस लंबी जी जी बिल्कुल। साहित्य यात्रा में सबसे जी बड़ा संघर्ष क्या रहा? जी, एक बार प्रश्न दोहराएंगे? जी, आपकी जो ये आपने 50 पुस्तकों के सृजन की जो लंबी साहित्यिक यात्रा की है, उसमें जी आपका मैडम। सबसे बड़ा संघर्ष सर आपने क्या महसूस किया? जी बिल्कुल। संघर्ष का तो ये है कि शुरू में मैं लिखता था, लेकिन मैं छिप कर लिखता था। और जी। क्योंकि पढ़ाई का समय होता था, वही समय पढ़ने का, वही लिखने का। तो जी। मैंने कभी भी जो है ये नहीं पता चलने दिया कि मैं लिखता हूँ। मेरे पिताजी भी नहीं जानते थे, माताजी भी, अब तो वे नहीं हैं। लेकिन जी। उनको भी ये मैं क्या करता था, तकिए के नीचे छिपा देता था लिख करके। तो ऐसे, जी। या फिर मैं ऐसे पुस्तक भी खरीद कर लाता था, उनकी जिल्द उतार करके छिपा देता था। काफी पुस्तकें पढ़ता था मैं। और जी। इस तरह से मैंने जो है संघर्ष ये किया कि एग्जाम के टाइम में मुझे लिखने का शौक था। एमए में था मैं, 300 से 303 कविताएं लिखी मैंने एमए में। तो नंबर कम आए तो ये एक संघर्ष था, क्योंकि लिखने नहीं देते थे उस टाइम में। अगर मैं लिखता तो फिर वो पढ़ाई छूट जाती। तो इस प्रकार से छिपकर लिखता था मैं। और फिर धीरे धीरे जीवन का जो संघर्ष था वो साहित्य में आता गया। और तो जो सर भी मेरा आपकी। साहित्य है, जी जी। जी, वो जी। यथार्थ पर आधारित है। जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ घटित हुआ, जो मैंने आर्थिक संकट देखे, या आर्थिक हानियां देखी, या पारिवारिक परिवार को टूटते देखा, ये सारी परिस्थितियां मेरे जीवन और साहित्य दोनों समान है ये। तो सर आपकी जो विधा है, आप किस विधा में लिखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कविता से ही मेरा जो है दामन थामा है, या मैंने पकड़ा है। इसके अतिरिक्त लघु कविता, लघु कथा, और फिर है कि निबंध, व्यंग्य, इस तरह से कई, लेकिन प्रमुख विधा मेरी कविता ही है।
और गद्य भी मैंने निबंध में जो सो है व्यंग लिखे हैं। अभी जय बोलो घरवाली की अभी छपा था, उसमें व्यंग्यात्मक जो है लेख हैं। जी। तो सर आप आपकी कोई पसंद की हमें कविता सुनाइए, हमारे श्रोताओं को जी सुनेंगे। जी, शुक्रिया। मैं वैसे पुस्तक से ही पढ़ देता हूँ। अभी पीछे हरियाणा साहित्य अकादमी से जो है सहायता मिली थी, कविता कल्पतरु है नाम की पुस्तक है। जी। उसकी कुछ एक पुस्तक, सॉरी, एक कविता सुनाना पसंद करूंगा। जी सर, जी शब्द स्वागत है। कविता है मेरा। जी। आदमी नहीं शब्द बोलते हैं, आदमी नहीं शब्द बोलते हैं, उसके हृदय के भेद खोलते हैं। तराजू है शब्द तो सदा से, तराजू है शब्द तो सदा से, वर्ताव आदमी का तोलते हैं। आदमी नहीं शब्द बोलते हैं, कभी तो ये क्रांति बो देते हैं, कभी तो ये क्रांति बो देते हैं, कभी कभी शांति टटोलते हैं। आदमी नहीं शब्द बोलते हैं। बहती हुई जीवन गंगा में, बहती हुई जीवन गंगा में, बिना विचारे विष घोलते हैं। आदमी नहीं शब्द बोलते हैं। शब्द ब्रह्म है, शब्द अमर है, शब्द नाद से शब्द डोलते हैं, शब्द नाद से शब्द डोलते हैं। आदमी नहीं शब्द बोलते हैं। शब्द है फूल श्रद्धा के सदा, जब प्यार से हम बोलते हैं। आदमी नहीं शब्द बोलते हैं। शब्द है इबादत खुदा की, सच्चा साधक टटोलते हैं। आदमी नहीं शब्द बोलते हैं, उसके हृदय के भेद खोलते हैं। ये छोटी सी बहुत रचना। बहुत जी सर, बहुत ही सार्थक आपकी रचना, बहुत सुंदर शब्द बहुत बहुत और धन्यवाद बहुत जी। यथार्थ प्रकट करते हुए आपने शब्द। जी जी। एक वानगी के तौर जहाँ पर शब्द हो आपको। सकते के, जहाँ शब्द जी। हो सकते के भावों का हो मान, वहीं सस्ता है प्रेम से साहित्य का सम्मान। सर और आपके जो शब्द है बिल्कुल बहुत ही सच्चे शब्द हैं। धन्यवाद। आपने सर कविता, लघु कथा, शोध और संपादन जैसे अनेक जी क्षेत्रों में कार्य किया है। जी तो जी। इनमें आपको सबसे अधिक आत्मसंतोष किस विधा से मिलता जी बिल्कुल। देखिए वैसे तो साहित्यकार का हर विधा जो है उसकी प्रिय होती है, लेकिन जो लेखनी सबसे अधिक काव्य पर चली है मेरी। है? काव्य भले ही चाहे उसका छोटा रूप हो, चाहे वो दोहा हो, चौपाई हो, या जो है ताटक छंद हो, लेकिन मुख्य रूप से काव्य का ही एक भाग रहा है। जी। हालांकि गजल से मेरा इतना वास्ता नहीं रहा है, लेकिन गजल नुमा कविता जरूर लिखी है मैंने। जी। मापने के जोड़ तोड़ में मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो भावों से निकला वो कविता हो गया। ये हृदय से निकली हुई जो भावों की गंगा है, नदी कहिए, वो प्रवाहित होती है तो वो काव्य हो जाता है, चाहे वो गद्य में हो, लेकिन उसमें गति होती है, उसमें एक अपनी ही लय होती है कविता की। तो मैं कविता को ही जो है समर्पित रहा हूँ। जी सर आपकी रचनाओं में समाज, संस्कृति और मानवीय संवेदनाएं प्रमुखता से दिखाई देती हैं। जी क्या जी। साहित्य समाज को बदलने की शक्ति रखता है? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि साहित्य जब भी, एक तो पहली बात तो जीवन का पर्याय है साहित्य, क्योंकि जहाँ से जीवन शुरू होता है वहीं से साहित्य का भी जन्म होता है। जैसे जैसे आदमी का कदम बढ़ता है तो साहित्य का भी कदम बढ़ता है। और रही बात समाज के साथ, क्योंकि मनुष्य समाज का एक अंग है, या मनुष्य मनुष्य से समाज बना है, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक इसी जी। प्रकार से समाज और मनुष्य को अलग नहीं किया जा सकता, और साहित्य और मनुष्य को अलग नहीं किया जा सकता। इस कारण से साहित्य समाज के लिए बना है और समाज साहित्य के लिए बना है। जब हम, जब कोई समाज रसातल को जाता है तो साहित्य ही उसको संभालता है। एक बार कहते हैं कि जो है नेहरू जी के साथ ये हमारे दिनकर जी, कविवर दिनकर जी चल रहे थे। जैसे ही पौड़ी पर चढ़े तो जो है नेहरू जी का पैर फिसल गया और गिरने लगे, तो दिनकर जी ने उसको पकड़ लिया। तो तब उन्होंने धन्यवाद किया नेहरू जी ने, तो कहा कि दिनकर ने कि जब जब राजनीति गिरेगी तब साहित्य उसको संभाल लेगा। तो जी। राजनीति भी समाज का ही एक हिस्सा है। कहने का अभिप्राय ये है, जब समाज जो है गिरावट की ओर आएगा तो साहित्य उसको खड़ा करेगा, उसको दिशा देगा, उसको दर्शन से जो है जोड़ेगा। ये बहुत मैं बहुत ही कहना चाहता अच्छा आपने सार्थक बात कही कि जब जब समाज डोलेगा तब तक साहित्य से संभालेगा। बिल्कुल हूँ। आपने बिल्कुल। सही बात कही।
सर, आपकी माँ विषय पर 51 कविताएं तथा गिनीज जी बुक से जुड़ा प्रयास विशेष चर्चा में रहा। माँ जी जी। आपके साहित्य का इतना महत्वपूर्ण विषय क्यों रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबसे छोटा हूँ और माँ को छोटा बच्चा ही प्रिय होता है। दूसरा कारण ये है कि मेरी जो संवेदनाएं हैं वो माँ से ही ज्यादा प्रेरित रही हैं, क्योंकि उनका जो है एक ममत्व लगा लीजिए, या जो भी उनकी भावनाएं मुझसे ज्यादा जुड़ी थी, या ये लगा लीजिए कि मैं माँ का के पास ज्यादा रहा हूँ। पता नहीं क्या वजह है, लेकिन उन्होंने जो उनकी जो संस्कार है, विरासत है, वो भावनाएं हैं, कहीं ना कहीं जो मेरे साहित्य की जो जड़ें हैं वो माँ ने सींची हैं, अपनी भावनाओं से सींची हैं। इस कारण से जो माँ से लगाव होने के कारण मेरा जो है साहित्य में भी एक उद्घाटित होना, माँ के प्रति जो समर्पित भाव होना स्वाभाविक है। और इसलिए मैं एक दो पंक्तियां सुनाता हूँ माँ पर। सर, हम्म, स्वागत। दुनिया की कोई भी माँ, दुनिया की कोई भी माँ गरीब नहीं होती, जो औलाद का नसीब होती है बदनसीब नहीं होती। और मत बांटो उसका बुढ़ापा किस्तों में, मत बांटो उसका बुढ़ापा किस्तों में। माँ तोहफा तो होती है पर चीज नहीं होती, माँ तोहफा तो होती है पर चीज नहीं होती। और बहुत ही सार्थक पंक्तियां सर। कोई आपकी, जैसे कि आप हरियाणवी में भी लिखते हैं, तो कोई जी बिल्कुल। हरियाणवी की रचना हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी, हरियाणवी में काफी लिखता हूँ, वैसे मैं याद तो नहीं रखता, लेकिन मेरी कई रागनियां लोगों ने गाई हैं। जैसे मत ना करे गुमान रे भाई, चिड़िया रैन बसेरे में, सो जी करे पलान यार क्यों, 4 दिन आके डेरे में। इस तरह के बोल, इस तरह के भजन मेरे देता रहा हूँ मैं जी भजन जगत को। तो और भी बहुत से अच्छे जो है भजन मैंने दिए हैं, लेकिन उनमें क्या है, दार्शनिकता मिलेगी या सांसारिक नश्वरता मिलेगी, या उसमें जो है एक उससे बचता हूं मैं, कुअरता से बचता हूँ, या फिर एक प्रेरणादायी मिलेंगे मेरे भजन जो भी जी, मिलेंगे सुनाइए हरियाणवी सर। संस्कृति है। और मैंने बिल्कुल। हरियाणवी जो है व्याकरण को लिखने का भी प्रयास किया है, और कई जैसे छंद है, अलंकार है, प्रत्यय है हरियाणवी, और इस तरह से मैंने एक पुस्तक तैयार की है, अभी प्रकाशित नहीं हुई है वो। जी, तो सर कोई रचना सुनाइए, आप आपकी आपकी पसंद की सुनाइए। किस विषय में जी? किसी भी विषय में जो आपकी पसंद जी की जी हो। जी जी जी। हाँ, जी वैसे तो मुझे, हाँ चलो, मैं एक काफी दिन पहले जैसे लिखी थी मैंने, जैसे शुरुआती दौर की कविता सुनाता हूँ मैं। पैसा बुरी बला है, जी सर, जबानी स्वागत। याद है मुझे। पैसा बुरी बला है, पैसे से किसको क्या मिला है, पैसा बनाता पगला है, पैसा करता किसका भला है। पैसा उसे नचाता जिसको नहीं नाचना आता, पैसा उसे नचाता जिसको नहीं नाचना आता। पैसे की प्यास वाला न पानी पीता न रोटी खाता, निर्बल हो कुछ काम करे ना बस पैसा आने की आशा। सो प्लान बनाता पल में मिटाता, करता यही तमाशा। देख कर पैसे का घेरा बंदर सी छलांग लगाता, निकल सके ना आर पार गले में उलझ रह जाता। पैसा है बेर एक बेरी का, हाथ करे कांटा चुभ जाए। पैसा मुंह से न खाए जाए, पैसा खुद इंसान को खाए। जिसको लगे रोग पैसे का उसकी कोई दवा न पाए, पैसे से राम बचाए। पैसा ही बनाए प्यारा, पैसा ही बनाए खारा, भाई बंधु से लड़वाए और रुठवाए दारा। कोई पैसे का इच्छुक, कोई पैसे का मारा, पैसा तो यही चाहता आगे कौन फंसे बेचारा। पैसा बेरहम है, बेइज्जत है, हराम है पैसा, झूठ लूट खसूट कर बदनाम है पैसा। लोभी के लिए दिन रात का सलाम है पैसा। पैसा तो करे अंधेरा कभी रोशनी नहीं, पैसे से मिले भोजन मगर कोई खुशी नहीं। पैसे से मिले गीता मगर ज्ञान तो नहीं, पैसे से मिले, पैसे से मिले ज्ञान मगर भगवान तो नहीं। ये था बहुत बहुत छोटी सी। बहुत बहुत सुंदर रचना सर, बहुत ही सार्थक और बहुत ही अच्छी रचना। आपकी रचनाएं हाँ, बहुत तो सार्थक। पहले वैसे जी मैंने बीच में काल में जो संस्कृत निष्ठ ज्यादा लिखता रहता था, लेकिन वो याद नहीं की मैंने। जी सर, आपकी रचना वाकई बहुत ही अच्छी है और मुझे धन्यवाद बहुत जी। बहुत पसंद आई। सर, जी शुक्रिया। हरियाणवी और हिंदी साहित्य के बीच आप किस प्रकार का संबंध देखते हैं? हरियाणवी और हिंदी के बीच? कि आपने जैसे हरियाणवी इस पे भी किताब लिखी है, तो आप हिंदी और हरियाणवी साहित्य के बीच में किस तरह का संबंध देखते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हिंदी तो जो है एक भाषा है, और भाषा की जो शाखाएं हैं, हरियाणवी है, ब्रज है,
खड़ी बोली है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हरियाणवी आती है। तो हरियाणवी को एक जो है ना, और क्योंकि बोली। एक सशक्त बोली है, इस कारण से पहली बात तो ये है कि हमारे जो है एक माँ बोली कह लीजिए, क्योंकि हम इस रोहतक के, दिल्ली के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, मेरठ है, सोनीपत है, तो ये जो है ना हरियाणवी के गढ़ बताए गए हैं। तो इसके आने के कारण, एनसीआर के अंदर आने के कारण हमारी जो है माँ बोली जो है हरियाणवी ही है। दूसरा क्या है कि जो मातृभाषा या मातृबोली होती है, उसमें भावों की अभिव्यक्ति एक तो सरलता से होती है, सहजता से होती है, और जो है उसमें मौलिकता होती है, जो हम लिखते हैं, बोलते हैं, जी। उसके अंदर एक गहनता होती है। और हिंदी का जहां तक सवाल है हरियाणवी से, तो ये तो जी। एक जो है एक दूसरे का पर्याय समझ लीजिए, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है पंजाब, ये सॉरी हरियाणा, राजस्थान, यूपी जो है, तो ये इनके साथ अगर इनकी बोलियां भी हैं तो वो हिंदी से ही निकली हुई हैं। हिंदी का एक जो है, जैसे गंगा के साथ जो है दूसरी सहायक नदियां हैं, तो ये जी। हरियाणवी भी एक हिंदी की ही एक सहायक नदी की भांति है, एक दूसरे की पूरक है। और हरियाणवी में कई भाषाएं जो आसपास की जो क्षेत्रीय भाषाएं के शब्द हैं, वो मिले हुए हैं, बस इतना फर्क है कि एक समृद्ध करती है। अगर हम हरियाणवी के शब्दों को हिंदी में प्रयोग करते हैं तो और भी ज्यादा है, आंचलिकता आने के कारण जो है हरियाणवी वालों को तो हिंदी अच्छी लगेगी, ये हमारी अपने अपनापन आ जाएगा, और हिंदी वालों को हरियाणवी आसान हो जाएगी। जी सर, आपकी बातों में एक शिक्षक जो है वो साफ झलकते हैं। जी। बहुत जी, बहुत ही सुंदर। हर उत्तर में छिपी हुई होती जीवन की बात, अनुभव की हर एक किरण करती नई शुरुआत। तो सर, बहुत बहुत आपने के शुक्रिया जो जी। अनुभव हैं वो किस तरह से अपने साहित्य को आपके जो है वो प्रेरित करते हैं, उसके बारे में बताइए, आपके अनुभवों के बारे में। साहित्यकारों को या स्टूडेंट्स को, क्या आ, कहना? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप साहित्य लिखते हैं उसमें आपके जो अनुभव हैं वो किस तरह से अपना योगदान जी देते जी हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर मनुष्य का अपना अनुभव होता है, अपना जीवन होता है। और अगर जीवन को केवल घटनाओं का संग्रह बना ले तो वो जो है एक वर्णन रह जाएगा। अगर हम जी। अपनी घटनाओं जो हमारे साथ घटती हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें, और जो जैसे मंथन के बाद जैसे हमें दूध को भिगोकर, दही को भिगोकर मक्खन निकालते हैं, अगर हमारे साथ जो बीता है, जो समय बीता है, उसको जो है ना मंथन करके हम जो चीज निकालेंगे तो उसमें हमें एक सार मिलेगा, एक जीवन का सत्य मिलेगा, एक दर्शन मिलेगा, जिससे हम सीख सके कुछ। और वही सीख को अगर हम साहित्य में देते हैं तो वो एक हम औरों के लिए प्रेरणादायी बनेगी, क्योंकि समस्याएं सबके पास आती हैं। जीवन सबका लगभग समान होता है, किसी में किसी प्रकार की समस्या है, किसी में सामाजिक है, किसी में आर्थिक समस्या है, किसी में धार्मिक है, राजनीतिक है। लेकिन क्या है कि उनसे कुछ सीख कर कुछ अच्छा निकाला जाए और साहित्य में इसको पिरोया जाए, तो वो साहित्य के साथ साथ एक दर्शन बन जाएगा, साहित्यिक दर्शन हो जाएगा। तो वो अगर हम ऐसा लिखेंगे तो उससे क्या है, एक समाज को प्रेरणा भी मिलेगी, युवा वर्ग को भी, और जो इस जीवन पथ पर बढ़ने वालों को भी क्या है, जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो हमें उसको साहित्य में ही ढूंढ सकेंगे। अपने जीवन के जो हमें जो मिला, जो अनुभव मिला, और उस अनुभव से जो सीखा, और उस जी। अनुभव से जो हमें प्रेरणा मिली कि जी हमें सर। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो हम साहित्य जी। में देते हैं। और साहित्य हमें जो है संतोष देता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और अपने युवाओं के लिए कुछ छोड़ रहे हैं। जी जी तो सर, कोई कोई आप अपनी कविता सुनाइए जी जो सकारात्मक संदेश जी देती हो। बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक वैसे तो चंद्रिका पुस्तक थी मेरी, लेकिन फिर जी। और अच्छी देखता हूँ मैं कोई। जी, शुक्रिया। एक मिनट, ये थोड़ी सी बड़ी हो गई, एक सेकंड में और तो चाहता बड़ी हूँ। है तो भी सुनाइए। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, तो सुनाइए। जी जी जी, एक देशभक्ति कविता सुनाता हूँ मैं। जी, बिल्कुल सर, स्वागत कलयुग के अवतार। है। जी। वैसे मैंने हरियाणवी में भी पुट किया था इसको, लेकिन हिंदी में ही सुनाऊंगा मैं आपको।
राजगुरु सुखदेव भगत सिंह कलयुग के अवतार हुए, रक्षा करने भारत माँ की शहीदी को तैयार हुए। हिंद की रक्षा की, प्राणों से पीछे कदम हटाया नहीं, ये है सच उनके जीवन का। माँ का दूध लजाया नहीं, माँ का दूध लजाया नहीं, पाया नहीं पार प्रेम का भारत माता से जिनका। लाला जी आजाद बिस्मिल सुभाष जैसे यार हुए, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह कलयुग के अवतार हुए। अरमानों की जला के होली झूल गए थे फांसी पर, और खून खोल गया था जिनका भारत माँ की उदासी पर। और हंसी पर जग वालों की भड़क उठे हृदय अंगार, और भारत भू की लाज बचाने मरने को तैयार हुए, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह कलयुग के अवतार हुए। 23 मार्च सन 31 ने लिखा क्रूरता का इतिहास, और फांसी दे तीनों वीरों को फिरंगियों में था उल्लास। हताश हुए भारतवासी जमी आकाश रोने लगे, 3 से 33 करोड़ जगाकर क्रांति का जवार हुए, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह कलयुग के अवतार हुए। और अंतिम बंद है कि आजादी की शहजादी को ब्याह के चले गए वे घर, आजादी की शहजादी को ब्याह के चले गए वे घर, रणचंडी की बलिवेदी पर रचा गया था स्वयंवर, और भरकर चाह काल की राह चले थे सजकर दूल्हे, और कहे चंदर बढ़ गए अग्रसर, फरिश्ते जन जन उद्गार हुए, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह कलयुग के अवतार हुए, रक्षा करने भारत माता की शहीदी को तैयार हुए। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर रचना और बहुत ही सार्थक लेखन है सर आपका। जी बहुत अच्छा। शुक्रिया। जी जी। ऐसे युधिष्ठिर साहित्यकार को शत शत नमन हमारा। ऐसे युधिष्ठिर साहित्यकार को शत शत नमन हमारा। उनसे ही उज्जवल रहता है संस्कृति का सितारा। तो सर बहुत आप बहुत जैसे धन्यवाद जी। साहित्यकार हैं तो निश्चित ही हमारा साहित्य जो है वह बहुत समृद्ध होगा आगे बिल्कुल, चल के। जी सर। कृपा आप लोगों का स्नेह है। सर जो नए रचनाकार हैं उनके जी द्वारा जी। सबसे ज्यादा कौन सी गलतियां भूल जो है वो करते हैं और आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, वैसे तो लिखना जो है अभिव्यक्ति करना सबका अधिकार होता है, चाहे हमारे संविधान में भी यही कहा गया है कि अभिव्यक्ति का स्वतंत्र की स्वतंत्रता है सभी को। लेकिन जो साहित्यकार है वो आम आदमी से थोड़ा हटकर है, क्योंकि उसका दायित्व बढ़ जाता है, वो एक विशेष हो जाता है। कहते हैं ना कि जो है प्राणियों में मनुष्य का होना और मनुष्यों में कवि का होना सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो ये बिल्कुल एक बिल्कुल। जो है ना परमात्मा की एक प्रतिभा दी हुई होती है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। रही बात जो है आज के युवाओं की जो समस्याएं हैं, और जो है सबसे पहले तो रोजी रोटी की समस्या है युवाओं की, उनसे जूझना पड़ना पड़ता है। साथ में अगर अतिरिक्त समय निकाल कर जो लिखते हैं वो गहनता नहीं ला पाते। कारण ये होता है कि उनमें ये होता है कि हम कुछ करें, लेकिन करने से पहले हमें अपने अंदर कुछ भरना भी होता है। मान लीजिए हमें पुस्तकें पढ़ेंगे, हम बड़े बड़े कवियों की, साहित्यकारों की जो है उनमें देखेंगे, उनसे जो हमें जो मिलेगा, जो सीखने को मिलेगा, जो अनुभव मिलेगा, हम उसको जो है अपने जीवन के साथ है जो है आधुनिकीकरण करके उसका उसको प्रयोग में लाएंगे, तब ज्यादा सार्थक होगा। कहने का अभिप्राय ये है कि अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। अध्ययन करेंगे, जैसे अध्यापक अध्ययन करके अच्छा अध्यापक बन सकता है, अध्यापन जरूरी है अध्यापक के लिए, ठीक ऐसे ही एक पाठक होना जरूरी है एक साहित्यकार के लिए, ताकि वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी उनका वंशज होता है कि बड़े साहित्यकारों का कह लीजिए या माँ सरस्वती का कह लीजिए, तो जी उनका ये दायित्व होता है कि हम समाज को क्या दे सकते हैं। क्या हमें केवल वाह लूटना ही हमारा उद्देश्य है, केवल मंचीय चुटकुलेबाजी ही क्या हमारा उद्देश्य है, या साहित्य समाज को कुछ और भी चाहिए। यानी समाज को जो दिशा दे सकता है एक साहित्यकार दे सकता है। और भले ही नए युवाओं में, कवियों में, साहित्यकार में ऊर्जा होती है, लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव धीरे धीरे होता है, लेकिन उनको क्या है एक गहनता से, एक सहजता से लिखना होगा, सीमित संख्या में लिखना होगा, थोड़ा लिखना होगा, लेकिन अध्ययन ज्यादा करना होगा। उनको दिखावे के लिए नहीं लिखना होगा, उनको जो मौलिकता, गहनता में जाना होगा,
उनको जो है दूसरों की परिपाटी पर भले ही ना चले, क्योंकि जो किसी ने लिख दिया जरूरी नहीं उसी को तोड़ मरोड़ कर परोस दिया, ये साहित्य नहीं है। उसमें मौलिकता, नूतनता आनी मौलिकता, चाहिए। मौलिकता बिल्कुल सबसे मौलिकता शब्द होना चाहिए, उसके अंदर जो है मौलिकता होनी चाहिए, नूतनता आना चाहिए। अब ये जो हमारे जो है दिनकर जी हैं, जो बड़े बड़े हैं आगे हुए हैं, तुलसीदास जी हुए हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। जैसे जो है इसने 14 साल लगाए थे साकेत लिखने में, ये जो अपने राष्ट्र कवि है मैथिली सेनगुप्त जी ने। तो यूं ही नहीं, यानी हमारी जो इमारत खड़ी होगी तो वो ऐसे नहीं कि भाई बालू की भीत पर खड़ी हो गई, या उसको जो है नींव डालनी मजबूती से चाहिए। चारों तरफ का जो है अनुभव एकत्रित करे, दो लोगों की सुने, अध्ययन करे, मनन करे, जो योग्य है उसको प्रस्तुत करे, जो जरूरी है समाज के लिए, आज की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को भी क्या है, आ, कल्पना और आदर्श को मिला करके उसको प्रस्तुत साहित्यीकरण करना चाहिए उसका। जी जी सर। तो जैसे आपने बताया कि साहित्य में मौलिकता जो है वो बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जी। आज के टाइम में जो मतलब साहित्य चोरी मैं देखती हूँ सबसे ज्यादा आम चीज हो गई है। लोग लिख नहीं पाते हैं, दूसरों को शब्दों को तोड़ मरोड़ते हैं, अपनी हाँ जीविका हाँ, से बस बस अपना बस नाम लगा देते हैं। तो केवल ये, जी जी। जी, तो ये कितना आज के टाइम में कितना कठिन हो गया है, मौलिक रहना, मौलिकता से कुछ लिख पाना कितना कठिन है। देखिए, जिसको तन्मयता से लिखना है, जो गहराई से लिखना है, जिसको कुछ अच्छा देना है या स्थायी रूप से कुछ करना है, जी वो तो जो सहजता धैर्य का जो है ना, क्योंकि मैं कभी कभी लिखता था जो है ना, उतावलापन कला की कली के लिए विष का कार्य करता है। मतलब एक स्टेटमेंट होती थी मेरी जब मैं बीए में पढ़ता था, तो ये लिखता था कि जो उतावलापन है वो कला की कली के लिए विष सिंचन का कार्य करता है। वाह, 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 फिर बहुत गहरी धैर्य बात कही है। तो धैर्य होना जरूरी है एक साहित्यकार के लिए। जी और सर। उसमें मौलिकता यानी नवीनता हो, उसमें एक कल्पना में खो जाना और ऐसे तत्वों को लेकर के आना जो जो है आम आदमी के पहुंच से बाहर हो, लेकिन आम आदमी उसको ग्रहण भी करे। कहने का जी, मतलब ये है सहजता हो, कि अंदर है। सहजता जी, हो और नयापन हो। नयापन हो उसमें। जी बिल्कुल। सर, आपने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है सर। जी तो बिल्कुल। एक संपादक के रूप में आपकी क्या प्राथमिकताएं रहती हैं। हाँ, देखिए कि पहले जो है शुरुआती दौर में जो 1900 ये सॉरी 2000 जो 14 में हमने एक रजिस्टर्ड करवाई थी पत्रिका, 14-15 में। तो वो साहित्य सोम नाम से थी, त्रैमासिक। उसमें हम निशुल्क जो है लोगों की रचनाएं लेते थे, प्रेषित करते थे। और जो है वो बड़े भाई साहब की याद में थी, सोमदत्त शर्मा की याद में, जी साहित्य सोम, और उसी के नाम से सम्मान भी चलाया था। तो जी शुरुआती दौर तो यही था, काफी परेशानियां भी आई जो है ना, एकत्र करना, फिर उनको छांटना, वर्तनी देखना, और उनको जो है प्रेस में भेजना, घंटों भर बैठे रहना। इसके अलावा तो जो समस्याएं भी आती हैं, एक आत्म संतुष्टि भी होती है हमें कि भाई हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो जी वहां पर जो है मेन बात ये आई कि जो संपादन में एक तो संतुष्टि ये है सबसे बड़ी कि हम लोगों को जोड़ रहे हैं, और उन जी लोगों को भी जिन्होंने जो है साहित्य से बहुत दूर है, जो है उनका दूरी बनी हुई है किसी तरह से, उनको एक मुख्य धारा मिलाना, साहित्य की धारा मिलाना एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। चाहे वो पुराने हों, कुछ लोग तो ऐसे भी साहित्यकार थे कि भाई किसी की रचना नहीं छपी है अब तक, उनकी रचना छापना, नए बच्चों की रचनाएं छापना। दूसरा क्या है कि ऐसा काम करना कि जो है लोगों के सामने कुछ मिले, कहीं पर उनको आत्मविश्वास जगे कि हमारी रचना छप रही है। उनमें एक जी साहित्यिक आत्मविश्वास जगाना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने जो है ना साहित्य संपादन का कार्य किया। और उसके बाद भी जो है अब ऑनलाइन पत्रिका जो है शब्द सोम चलाई गई है। ये है 6 मासिक है। जी अब ये जो 10 पुस्तकें के जो मैंने संपादित की, उनका भी उद्देश्य यही रहा है कि लोगों को निशुल्क जोड़ा जाए और जो है लोगों की रचनाएं छापी जाए।
ताकि उनको ये लगे कि हमारा लिखना जो है व्यर्थ नहीं है और हम भी कहीं पर हैं, पुस्तकों में हमारा भी कहीं स्थान है, उनको जी गौरव अनुभव हो। जी जी। तो सर आप समय प्रबंधन कैसे करते हैं, इतना सब काम आप हैं? देखिए, जिसको जो करना है ना, अगर वही बात है, अगर न करना हो तो सौ बहाने हैं, और करने के लिए तो जो है दो पल ही काफी होते हैं। कहते हैं ना कि जैसे भगवान को याद करने के लिए ये नहीं याद करना पड़ता कि भाई हम किस टाइम याद करें, चलते फिरते उठते बैठते, तो वही चिंतन का है, साहित्य का है। हम चल रहे हैं तो हमारा जो है ना चिंतन चलता रहता है कि भाई ये कविता पूरी हो जाती है। और जब ये हम समर्पित हो जाते हैं तो सोते सोते भी कोई कल्पना करके हम जो है ना एक ये कविता हो जाती है सपने में भी। तो तो ये कहने का आप ये बिल्कुल है, समय सही होता है, लेकिन उस कि जब यूटिलाइज किस ढंग से करें, मैनेजमेंट की जरूरत होती है। जी जी। कि जब इंसान किसी काम में डूब जाता है तो फिर वो सपनों में भी वही चीज उसकी आती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो वही ये मतलब खुद के होती है, अनुभव की होती है। और अवचेतन में भी वही चीजें चलती रहती हैं। बिल्कुल। जी जी जी, जो हम सोचते हैं वही हमें रहता हाँ, है। तो इसलिए चलते चलते भी कल्पना की जा सकती है, और जब समय मिले तो जो है ना टाइप कर लेते हैं, या फिर जो है, और क्योंकि साथ है जो है कई संस्थाओं से जुड़े रहते हैं, तो चिंतन भी दूर तक फैल जाता है, इतना विस्तृत हो जाता है कि कई फील्ड हो जाते हैं, तो मैटर की तो कोई कमी ही नहीं होती है। जी सर। तो सर जैसे आपकी लेखन जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है? क्या आप नियमित समय निर्धारित करके लिखते हैं या फिर जब आपको भाव आ जाते हैं तब भाव आने पर लिखते हैं? जी जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, क्यों कोई भी, पहली बात तो कहते हैं कि शायर, कवि और सिंह, ये जो है नियमों में बंद कर नहीं चलते, और इसलिए हमारे साथ भी ऐसा ही है कि जो है हमारे पास है, मान लीजिए हम ये सोचें कि भाई 8 बजे बैठना है लिखने, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर घर गृहस्थी है, समाज है, अपने जिम्मेदारियां हैं, शिक्षा का है, हो चाहे जो है अन्य साहित्यिक कार्यक्रम हैं, तो ये निश्चित तो नहीं मिलता समय, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते कहीं ना कहीं हम सोचते रहते हैं, लिखते रहते हैं, कोई शीर्षक डाल लिया, फोन में लिख लिया, उसको बाद में पूरा कर लिया, तो ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहते हैं जी यथा सर। समय। जी जी। तो सर आपकी जो आने वाली पुस्तकें हैं या फिर आपकी जो साहित्यिक योजनाएं हैं, आप उसके जी जी। बारे में क्या बताना चाहें? देखिए, बहुत अच्छी बात की आपने, कि जो है अभी जैसे एक साथी था, उन्होंने कहा कि जनिका लिखिए आप, जनिका। वैसे तो मैंने ओम नमः शिवाय नाम से पुस्तक जो लिखी है, साझा संग्रह, उसमें जनिकाएं ही हैं, और ये बात नहीं है कि अभी जनिका का आविष्कार हुआ है ये, क्योंकि ये पहले से भी था ये एक छंद। लेकिन जो जनक जी ने, जो डॉक्टर जनक शर्मा जी हैं हमारे उधर से, उन्होंने काफी प्रयास किया है, एक जो है जैसे प्रवर्तक करता है, तो उन्होंने कहा है कि जी जनिका लिखना डॉक्टर साहब आप। तो मैंने अभी जनिका के लिए, जनिका जानवी, यानी जानवी मतलब गंगा जी बोल लीजिए, तो जनिका जानवी नाम से एक पुस्तक शुरू की है। इसके अलावा एक लघु कविता आने वाली है, जो संग्रह है आर पार जिस शब्द के, क्योंकि मेरी जो रचनाओं में कहीं ना कहीं आक्रोश होता है, क्रांति की भावना, या एक बदलने की भावना होती है, इसलिए आर पार शब्द से नाम से जो शीर्षक से तो सर लघु आप हमें कविता कोई संग्रह। जी सर कोई रचना सुनाइए फिर आप। जी जी, आपके बिल्कुल। भावों मैं को जो जी जी जी, भावों को दर्शाने वाली आपकी जो कोई रचना बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। ये करता हूँ, प्रयास करता हूँ। इसी में से जो है ना, शीला जी की पुस्तक में मैंने एक दी थी अपनी लघु कविता, ही सुनाता हूँ मैं आपको। अ, एक सेकंड। जी, अभी सुनो। अभी
लघु कविता तो नहीं, चलो कुछ और कोई सुनाता हूँ। नहीं सर, कोई भी सुना दीजिए जो आपकी पसंद की जी। हो, जो आपके हाथ में हाँ तैयार मैं पास में, रचना हाँ वही। लाजवाब है। तो आप कोई भी जी रचना में सुनाइए, हमारे पाठकों को सुनाइए। जी जी बिल्कुल। अपने चलो विचार। एक सुनाता हूँ। जी जी शुक्रिया। हाँ, लघु कविता का शीर्षक है ज्ञान की थैली। जी सर, स्वागत जा है। रहा था मैं कॉलेज, जा रहा था मैं कॉलेज, हाथ में लेकर पुस्तक, देखा मैंने झुग्गी वालों के बच्चों को, देख रहे थे वे मेरी ओर, किंतु उनकी नजर मुझसे ज्यादा मेरी पुस्तक पर थी। पी रहे थे वे प्यासी नजरों से मेरी पुस्तक को ज्ञान की थैली समझ। एक छोटी सी रचना है। अभी जी एक रचना और देखिए कि बुनी हुई रस्सी, रस्सी होती जाती है पुरानी, निकल जाती है अकड़, आ जाती है शिथिलता, धीरे धीरे हो जाती है सभी तंतुओं के संबंधों से दूर, जीर्ण शीर्ण होने पर फेंक देते हैं या जलाकर नष्ट कर देते हैं। रस्सी सा होता है जीवन आदमी का। ये लघु कविता है। जी सर, बहुत ही आपकी बात को प्रकट करती है पंक्तियां। एक छोटी सी कविता लिखी थी मैंने, प्यास कविता, वो आपको चलते चलते सुनाता हूँ। जी सर। काफी पहले लिखी थी, शुरुआती दौर में। जी कहीं सर, प्यास ज्ञान की लगी हुई, कहीं प्यास शान की लगी हुई, कहीं प्यास पैसे की उभरती है, कहीं धरती प्यासी मरती है। खारा सागर भी प्यासा है केवल मीठे पानी का, एक बुढ़ापा बैठा प्यासा बीती हुई जवानी का। वाह कौन वाह। करे सलाह, धन्यवाद जी। कौन करे सलाह मुझे ये प्यास किसी को लगी हुई, कहाँ मिलेगा काम मुझे ये प्यास किसी को लगी हुई। कोई ज्ञान का प्यासा, पहचान का प्यासा, अरमान का प्यासा फिरता है, जो रात बता जो रात बिताता सड़कों पर, मकान का प्यासा फिरता है। एक इंसान ऐसा भी देखा जो जान का प्यासा फिरता है। ये थी वाह छोटी सी। सर, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी पंक्तियां, बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात बोल देते हैं। तो जी ये जी हर किसी को शुक्रिया। नहीं आता, लोग दो दो पन्ने में भी अपनी बात नहीं कह पाते हैं। जी और आप तो शुक्रिया। सर बोल देते हैं। धन्यवाद। जी सर। सर आप यदि आपको अपने पूरे साहित्यिक जीवन को केवल एक वाक्य में व्यक्त करना हो तो वह वाक्य क्या होगा? जी बहुत अच्छी बात की आपने। एक पूरे साहित्य को एक ही वाक्य में अपने कहना। साहित्यिक जीवन को जी एक जी वाक्य में कैसे व्यक्त करेंगे? जी जी देखिए, एक ही वाक्य में कहना है। जो मैं लिख रहा हूँ वो जैसा भी है, पर मैं जो लिखना चाहता हूँ वो अच्छा ही होगा। मैं जो लिख चुका हूँ मुझे पता नहीं वो कैसा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और अच्छा लिखूं। मैं अभी सीख रहा हूँ लिखना। जी जी जी। तो सच्चे साहित्यकार की यही पहचान होती है कि वो यही सोचता है हमेशा कि मैं सीख रहा हूँ। वो कभी ये नहीं कहते कि हम सब जानते हैं। वो हमेशा सीखने से अपनी वो रखते हैं। सीखना तो होता है जी, जीवन के अंतिम श्वास तक आदमी को सीखना ही होता सर आपने जैसे माँ पर लिखी है, तो कोई उन पर लिखी अपनी कोई कविता साझा कीजिए। है। जी शुक्रिया। हाँ, माँ पर कुछ सुनाता हूँ मैं काफी लिखता हूँ माँ पर। एक हाँ जी। रचना जी मेरी सर। मिलेगी इसमें, कविता कल्पतरु में जरूर मिलेगी। अभी सुनाता हूँ मैं, क्योंकि मैं कंठस्थ कम याद रखता हूँ, लिखता ही रहता हूँ बस। जी सर, मैं समझ सकती हूँ, नहीं याद रह पाते सर। हाँ फिर भी कुछ तो है मेरे पास, लेकिन इतनी नहीं याद कर पाता मैं। शुरुआती दौर में तो मैं याद रखता था, लेकिन अब वही बात है कि और काम होते हैं कहीं कहीं। जी तो सर। ध्यान से मैं सुनाता हूँ आपको, कोई एक वहां पर भी सुनाता हूँ। मैंने हिंदी जो कविता लिखी थी, हिंदी के एक एक वर्ण पर एक एक जो पंक्तियां थी ऐसे लेकर गया तक, एक ऐसी रचना भी लिखी थी मैंने कभी। जी, इसमें माँ है का तो, विषय ऐसा लेकिन वो विषय है बड़ा है, जिससे लेकिन हर पाठक अपने माँ आप पर को जोड़ सुनाना। सकता है। आप माँ पर कह रहे थे इसलिए मैं एक तो माँ का माँ विषय पर भी। ऐसा विषय है जिसमें हर हाँ कोई अपने बिल्कुल। आप को जी जी जोड़ता जी है। जी। अभी सुनिए सुनिए जी। धन्यवाद। जी सर, स्वागत है सर।
माँ की लोरी से बढ़कर दुनिया में कोई गाना नहीं होता। माँ की लोरी से बढ़कर दुनिया में कोई गाना नहीं होता। और नापे दिल की गहराई कोई ऐसा पैमाना नहीं होता। कोई ऐसा पैमाना नहीं होता। जब आलीशान महलों में बेताबियां बढ़ जाती हैं, जब आलीशान महलों में बेताबियां बढ़ जाती हैं, माँ की गोद सा कोई आशियाना नहीं होता। माँ की गोद सा कोई आशियाना नहीं होता। और अगला जो मुक्तक है, या कुरूप से कुरूप बच्चा माँ को बहुत खूबसूरत होता है। कुरूप से कुरूप बच्चा माँ को खूबसूरत होता है। और माँ की गोद मिल जाना सबसे बड़ा मुहूर्त होता है। और हर किसी से दूर रहकर तो रह सकती है माँ, मगर हर किसी से दूर रहकर तो रह सकती है माँ, मगर आंखों के सामने खेलता बच्चा उसकी जरूरत होता है। और माँ, तेरी आंखों में सारा जहां मिल जाता है। चारों धामों का इसमें नजारा मिल जाता है। तेरी आंखों की चमक से जिंदगी रोशन है। तेरी आंखों की चमक से जिंदगी रोशन है। और कदमों में सारी जमी आसमां मिल जाता है। और देखिए कि तेरी गोद की मरहम से जख्म हर अच्छा होता है। तेरी गोद की मरहम से जख्म हर अच्छा होता है। तेरा हर कदम काशी मथुरा मदीना मक्का होता है। और कितना भी बड़ा हो जाए आदमी, लेकिन माँ की गोद में आकर तो वह बच्चा होता है। कि दुनिया की कोई भी माँ गरीब नहीं होती। जो औलाद का नसीब होती है बदनसीब नहीं होती। और मत बांटो उसका बुढ़ापा किस्तों में। मत बांटो उसका बुढ़ापा किस्तों में। माँ तोहफा तो होती है पर चीज नहीं होती। माँ तोहफा तो होती है पर चीज नहीं। बहुत सुंदर पंक्ति है आपकी। सर, धन्यवाद। आपने लगभग 400 सम्मान प्राप्त किए हैं, तो जी जी आपके लिए जी। सम्मान अधिक महत्वपूर्ण है या फिर पाठकों का प्रेम? देखिए, अगर पाठकों का प्रेम हो तो वही सम्मान होता है साहित्यकार के लिए। जी। और सम्मान प्राप्त करना कोई उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि एक साधक है चाहे कोई भी हो, वो अपनी साधना करता है। ये तो जनता या जो है बाहर वाले देखते हैं कि ये सम्माननीय है या नहीं है। तो जी। अगर वो उनको लगता है कि ये सम्मान के काबिल है तो अपने आप सम्मान चले आते हैं। और उसमें किसी को झोली फैलाने की जरूरत नहीं होती। कि जी सर। तुलसीदास, प्रेमचंद अपने जीवन में संघर्ष करते रहे। और उनको पता नहीं था कि जो है उनकी रॉयल्टी या उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो साहित्य इतना जो है विकसित, या उनको इतनी प्रेरणा दे देगा और इतना प्रसिद्ध हो जाएंगे वो, या उनके नाम पर इतने शोध हो जाएंगे, उनको क्या पता था। लेकिन उन्हें तपस्या की है। तो ऐसे ही एक जो है साहित्यकार का काम केवल कलम चलाना, और कलम भी एक सकारात्मक दिशा में चलाना, समाज के लिए चलाना होता है। ये जी। समाज तय करेगा कि वो सम्मान के काबिल है या नहीं है। मेरे लिए जी यही है, उनका पाठकों का प्रेम ही मेरा सम्मान है। सर, आपने रक्तदान जो है, रक्तदान बहुत बार किया है। तो साहित्य और सामाजिक सेवा जैसे कि रक्तदान, स्मृति सम्मान आप देते हैं और सांस्कृतिक आयोजन आप करते हैं, तो इन दोनों को साथ लेकर चलने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? बहुत अच्छी बात कही आपने। क्योंकि दोनों, हाँ, एक जो है रक्त और एक जो कलम, अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि इस कलम तो स्याही में डूबती है, रक्त में तो डूबती नहीं है। तो आपकी बात बहुत अच्छी है। देखिए, रक्तदान करना मेरा कोई शौक नहीं था। पिताजी बीमार थे। जी। 2007, वर्ष 2007 की बात है। जी तो सर। उस समय के जो मेडिकल पीजीआई रोहतक में गए हुए थे हम, तो उनको खून की जरूरत थी। और जो है मैं किसी कह लीजिए पितृ भक्त मातृ भक्त कह लीजिए या जो भी है, तो मैं गया हुआ था उनको लेकर के। तो डॉक्टरों ने कहा भाई खून वो चाहिए, और बराबर में खून बदले में लेते थे पहले खून, तो रक्त। तो मैंने पता नहीं था कैसे होता है क्या कुछ, मैं चला गया वहां पे। और जो है वो पहली बार रक्तदान हो गया, वहां से उनको दिया और बदले में लिया। फिर मेरी झिझक निकल गई, और धीरे धीरे एक बार नेकीराम कॉलेज के आगे लगा हुआ था शिविर। और उसके बाद फिर डॉक्टर मधुकांत जी भी जो है रक्त साहित्य लिखवाते रहे हैं, उनसे भी प्रेरित हुए।
और इस तरह से धीरे धीरे जो है रक्तदान पर लिखने भी लगे, एक जागृति के लिए लोगों की। और जो है फिर जो हमने यही सोचा कि भाई रक्त तो कोई ना तो पेड़ पौधे पर लगता है ना खरीदा जा सकता है, तो ये एक अच्छा ही कार्य होगा, इसलिए हमें करते रहे रक्तदान। जी। तो अंत में हमारे श्रोताओं और विशेष रूप से युवा साहित्यकारों के लिए आपका प्रेरणादायक संदेश क्या होगा? जी धन्यवाद। पहले बात तो ये आपने इतना समय दिया, और अब ये जो है कि क्योंकि साहित्य तो अनवरत है, चलता रहता है लगातार, और इसी तरह से नए नए साहित्यकार भी आएंगे। इसे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी एक विरासत है ये तो साहित्य। बड़े साहित्यकारों ने हमें दी और हम आगे कुछ देकर जाएं, तभी जो है इसे साहित्य या महासारथी का जो है वंदना अर्चना हो पाएगी, और जो समाज को एक दिशा भी मिलेगी। साहित्यकार का जो धर्म होता है, सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों शब्दों में आ जाता है पूरा साहित्य। क्योंकि सत्य साहित्य सत्य होना चाहिए, यानी उसमें यथार्थवाद होना चाहिए। शिवम यानी कल्याणकारी भी होना चाहिए साहित्य, और सुंदरम यानी कलात्मक भी होना चाहिए। तो जब ये साहित्यकार इन तीनों शब्दों का अर्थ लेकर के अपने समाहित करेगा अपने साहित्य में, सत्यम शिवम सुंदरम, तभी उसका जो है साहित्य कालजयी बन पाएगा। और वो जो है कोई भी साहित्य जब कालजयी बन जाता है तो वो जो है एक चट्टान की तरह से, एक हिमालय पर्वत बन करके जो है वो रक्षा करता है आने वाली पीढ़ियों की, उनके संस्कारों की, उनकी जो है रसातल में जाते हुए उनके संस्कारों को रोकता है। तो कहने का अभिप्राय है कालजयी साहित्य रचना है तो उसको सत्यम शिवम सुंदरम का आश्रय लेना ही पड़ेगा। जी। वो मेरे लिए शुभकामना, मैं शुभकामनाएं देता हूँ नए साहित्यकारों को। और और जितना ज्यादा मनन करेंगे चिंतन करेंगे कम लिखेंगे, लिखें तब जब हमें झकझोर करे कलम, ये कहे कि अब तो लिखना ही पड़ेगा, हमारे अंदर जब अंतर्वेदना बढ़ जाए लिखने की, तब लिखना चाहिए। ताकि जो लिखेंगे हमारे हृदय से निकलेगा वही सच्चा साहित्य होगा, और जो सच्चा साहित्य होगा वो कल्याणकारी भी होगा। जी जी। सर, साहित्य की यह साधना यूं ही रहे अमर, शब्दों का ही पावन गीत निरंतर निरंतर रहे प्रखर। तो सर आपका स्नेह, आपका शीश हमें मिलता रहे, हर कलम में धन्यवाद। सत्य, प्रेम और संस्कृति का स्वर रहे। इसी बहुत शुभकामना बहुत के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने समय निकाला, आप हमारे पटल पर आए और आपने युवाओं को मार्गदर्शन किया, और बहुत आपने बहुत ही ज्यादा जमीनी जो है साहित्य लिखा है, जो बिल्कुल महसूस करके ही लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल। बहुत ही अच्छा आपका, मुझे बस आपका साहित्य लगा, मेरा बहुत सुंदर था और बिल्कुल यथार्थ था। तो आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे तो श्रोताओं को आपका बहुत भी बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपने हमारे लिए इतना अच्छा जो है ना कार्यक्रम व्यवस्थित किया, उसके लिए आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगले शुभ हफ्ते एक रात्रि। नए एपिसोड में, जी अगले महीने धन्यवाद। फिर एक नए एपिसोड में, और नए मेहमान के साथ फिर मिलेंगे हम इसी कार्यक्रम में। तब तक शुभ रात्रि, नमस्कार। रात्रि नमस्कार। थैंक यू।